एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि सीटेट का पेपर जो है पेपर 1 हो पेपर 2 हो कैसे पास करना है और अपनी खुद की स्ट्रेटजी बताऊंगी कि मैं किस किस चीज़ को फॉलो की थी, कहाँ से मटेरियल्स ली थी, किस टाइप से पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ी थी और मेरा कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 128 नंबर आया था मात्र 2 महीने की पढ़ाई में। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी, जो जो मैं की थी एक एक स्टेप बताऊंगी, कुछ भी उसमें से नहीं छोड़ूंगी। डिटेल में आप सुनिएगा क्योंकि आपको भी क्या करना है, एग्जाम को 100% पास करना है। अगर उस स्ट्रेटजी को आप अपनाते हैं तो ये मान के चलिए 100% पास होंगे आप। फेल होने की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। मानती हूँ अगर इतना नंबर नहीं, ज़्यादा नंबर नहीं पाते हैं, 120 128 या फिर ऐसे नंबर नहीं भी ला पाते हैं तो भी एटलीस्ट आप 95 नंबर, 90 से अबव नंबर तो पा ही जाएंगे हर हाल में, कितने भी वीक होंगे आप पढ़ने में। चलिए यहाँ पे मैं बताती हूँ कि किस किस टाइप से मैं तैयारी की थी और क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, कहाँ से पढ़ी थी, सब कुछ एकदम सच्चाई। मैं जब फॉर्म भरी थी तो मैं बीएड फर्स्ट ईयर में ही थी। ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बहुत दिनों से पढ़ाई कर रही थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उससे पहले मैं बीएससी की थी, उसी साल मेरा कंप्लीट भी हुआ था बीएससी, और फिर बीएड में एडमिशन करा के उसी साल मैं सीटेट का फॉर्म भरी थी। आपको पता होगा 2021 में जो सीटेट आया था, जो जिसका एग्ज़ाम 2022 में हुआ था, ऑनलाइन मोड में हुआ था, वो वाला फॉर्म। जब मैं फॉर्म भरी तो फॉर्म भरने के बाद क्या हुआ कि पेपर के बीच में, आपको पता ही है, और फॉर्म के बीच में लगभग वही 1.5-2 महीने का समय होता है। उसी टाइम पे फॉर्म भरने के बाद मैं पढ़ाई स्टार्ट की थी। और पढ़ाई स्टार्ट करने के बाद ये हुआ था कि जैसे मैं पहले से तो नहीं पढ़ी थी, ना ही मुझे कोई खास आइडिया था इसके बारे में। सीडीपी है, ये सब सब्जेक्ट जो भी हैं आपके, इनके बारे में ना ही आइडिया था, ना ही मैं पहले से पढ़ी थी। लेकिन जब मैं फॉर्म भर दी, फिर मैं पढ़ाई के लिए इतना सीरियस हो गई कि मुझे फेल होना किसी भी हाल में मंजूर नहीं था। तो आपको भी यही करना है। सबसे पहले तो आप क्या करिए, खुद से ही प्रॉमिस करिए कि नहीं, मुझे फेल क्या है, ये जो फेल वर्ड है ये मेरे साथ नहीं जुड़ना चाहिए। मुझे फेल नहीं होना है, किसी भी हाल में मुझे फेल नहीं होना होना है। अगर मैं फॉर्म भरा हूँ, नोटिफिकेशन आया है, हर बच्चे पास मतलब कि और भी जो स्टूडेंट हैं आपके साथ के वो पास हो रहे हैं, तो आपको क्या होना है, फेल नहीं होना किसी भी हाल में। चाहे आप कुछ भी करेंगे, चाहे आप 10 घंटे पढ़ाई करेंगे, 14 घंटे करेंगे, लेकिन आपको फेल नहीं होना है। तो इस बात को आपको पहले से ही ठान लेना है कि नहीं, फेल नहीं होना है किसी भी हाल में, हमें पास करके रहना है। ऐसे ही मैं भी सोच ली थी कि नहीं, मुझे पास ही होना है हर हाल में, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर इतने जो सब्जेक्ट थे, मैं सिलेबस देखी, आप भी सिलेबस देख ही चुके होंगे। फिर मैं सिलेबस देखी, सिलेबस देखने के बाद क्या हुआ, मुझे सबसे पहले ये लगा कि प्रीवियस ईयर देखी। मैं कुछ भी नहीं जानती थी, इसके बावजूद मैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर उठा के देखी। फिर मुझे जब प्रीवियस ईयर देखी तो मुझे वहाँ पे लगा कि जो सीडीपी वाला सब्जेक्ट है ये सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो फिर मैं उसी दिन अपना कॉपी पेन उठाई और यूट्यूब का भी सहारा ली। उस टाइम पे जो पढ़ा रहे थे, फिर क्या हुआ, मैं यूट्यूब का भी सहारा ली और देख के पहले सिलेबस इसका जो है अपने कॉपी में क्या की डाउन मतलब कि लिखी, एक-एक चीज़ें लिख ली कॉपी में, क्योंकि मुझे बार-बार वीडियो देखना नहीं पसंद था। मैं कॉपीज़ में अपना सिलेबस लिखी। तो आपको क्या करना है, सिलेबस एकदम कॉपी में लिख लीजिए, क्या पढ़ना है आपको सीडीपी पे और क्या पढ़ना है ये मैथ में, एनवायरनमेंट में, इंग्लिश में, हिंदी में। फिर मैं ये की कि जैसे सीडीपी सब्जेक्ट है ना आपका, इसके बाद सिलेबस लिखने के बाद पीवाईक्यू देखी सबसे पहले, फिर सिलेबस लिखी थी, फिर मैं कॉपी में ऐसे ही लिख ली थी, सीडीपी था ना, इसके आगे मैं लिख ली थी इसी को ज़्यादा पढ़ना है। फिर मैं अब सोची कि बार-बार कन्फ्यूज़ होने से अच्छा है कि ये जो सब्जेक्ट आप लिखे हैं, सीडीपी, मैथ, एनवायरनमेंट, इंग्लिश और संस्कृत में से कोई, फिर हिंदी है, इसके सामने मैं ये भी लिख ली कि किस सोर्स में से मुझे पढ़ाई करनी है, ताकि मैं भूल ना जाऊँ बाद में कि मुझे कहाँ से पढ़ना था। इसलिए मैं सीडीपी के लिए, मैथ के लिए जो-जो मुझे टीचर पसंद आए, जो-जो मुझे बुक पसंद आई, मैं सब कुछ उसी के सामने क्या की, नोट डाउन कर ली। क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट का बुक भी नहीं ली थी। सीडीपी जैसे कि सीडीपी की बुक मैं ली थी। और ये जो मैथ है, मैथ की बुक पहले से ही पढ़ी हुई थी, क्योंकि मैं बीएससी कर रखी थी, तमाम मैथ की बुक मेरे पास थी। एनवायरनमेंट की बुक मैं ली थी, घटना चक्र ले ली थी, लेकिन उस टाइम पे मुझे आइडिया नहीं था। आपके लिए घटना चक्र नहीं जो है सही होगा, कि आपके लिए एनसीईआरटी पढ़ना होगा, क्योंकि उस टाइम पे मैं एकदम, मुझे कुछ भी मतलब खास पता नहीं था, तो मैं घटना चक्र ले ली थी इसके लिए। और इंग्लिश के लिए क्या करना है आपको, वही पीवाईक्यू भी मैं डिटेल में बता रही हूँ क्या करना है। और हिंदी के लिए भी आपका बेसिक ग्रामर उतना तैयार ही होता है। हिंदी और इंग्लिश के लिए नहीं तैयार है तो इसके लिए 3 से 4 नंबर का ग्रामर पूछा जाता है। जो भी आपकी बुक घर में बुक हो ग्रामर की, उसको पढ़ लीजिए। साथ में अभी मैं बता रही हूँ एक-एक करके क्या पढ़ना है। इसके बाद बुक का कलेक्शन हो गया, मैं टीचर को लिख ली किस टीचर से क्या पढ़ना है। साथ में नोट्स बनाना, ये जो नोट्स होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं नोट्स भी डेली बनाती थी। अगर मैं सीडीपी को पहले चैप्टर वाइज़ कंप्लीट कर ली, टॉपिक वाइज़ कंप्लीट कर ली।
मुझे नोट्स भी बनाना मैं नोट्स भी बनाती थी क्योंकि मुझे पता था कि एग्ज़ाम के टाइम पे मैं क्या पढ़ूँगी। और मैं ना ही कोई बैच ली थी मेरे पास, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो मैं बैच भी नहीं खरीदी थी कोई। फ्री में ही यूट्यूब पे जो कुछ मिलता था मैं पढ़ लेती थी, और यूट्यूब पे भी ज़्यादा टाइम नहीं देती थी। साथ में मैं सीडीपी की केवल बुक खरीदी थी, और एनवायरनमेंट के लिए आपको पता ही है कि मैं बेकार किताब खरीद ली थी, जो कि अच्छी बुक है वो घटना चक्र की, लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए अच्छी नहीं है वो। फिर क्या हुआ, मैं पढ़ना अपना स्टार्ट कर दी। अब देखिए आपको करना क्या है यहाँ पे। सीडीपी है आपका, इसके लिए कोई सिंगल बुक होनी ही चाहिए आपके पास, जिसको आप क्या करें, चैप्टर वाइज पढ़िए। अगर आप बुक लेने की स्थिति में नहीं है या फिर बुक आपके पास नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको टॉपिक वाइज चीज़ें क्लियर कर लेनी है। जो भी टीचर से आपको पसंद आए आप पढ़िए उनसे, और टॉपिक वाइज जो है चीज़ें क्लियर करिए। और उस टॉपिक को कहाँ से उठाना, आपको पीवाईक्यू से, प्रीवियस ईयर आप उठाइए, वहां से देखिए जो टॉपिक पूछा गया है। जैसे कि जीन पियाजे पूछा गया, आप जीन पियाजे एक बार यूट्यूब में वीडियो डालिए, उसको पढ़िए। और पढ़ने के बाद क्या करना है, पढ़ने के साथ साथ नोट्स बनाइए। अब ये नहीं है कि आप एग्जाम तक जीन पियाजे यही यूट्यूब पे देखे जा रहे हैं, नहीं, बस एक बार या दो बार देखिए, उसको तुरंत नोट्स बनाइए, ताकि वो वाला जो काम है जीन पियाजे वाला, वो दोबारा उसकी साइड मुड़ के ना देखना पड़े यूट्यूब की तरफ, जीन पियाजे के लिए। तो क्या होगा, उसी टाइम आप नोट्स बनाइए, टॉपिक वाइज नोट्स बना लीजिए। जो चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं उसको नोट्स में मतलब कि नोट कर लीजिए, ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े। सीडीपी के लिए आप समझ ही गए क्या करना है, टॉपिक वाइज पहले क्लियर करिए, साथ में पीवाईक्यू जरूर लगाइए। क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा, अगर मैं कुछ पढ़ी थी, मेरे पास यहाँ तक कि बुक भी परफेक्ट नहीं थी, मैं सबसे ज़्यादा अगर कुछ पढ़ी थी वो पीवाईक्यू था। सारा सब कुछ जो खेल था, सब कुछ मेरा जो हुआ था, जिसकी बदौलत मैं बोल सकती हूँ, वो पीवाईक्यू था प्रीवियस ईयर का। और आप यकीन मानिए, प्रैक्टिस सेट के लिए मैं एक भी प्रैक्टिस सेट नहीं की थी। मैं प्रैक्टिस सेट के तौर पे क्या की थी, पीवाईक्यू की थी। मुझे वही टाइम मैनेजमेंट के लिए लास्ट में 1-2 दिन के लिए मैं बस ट्राई की थी। मुझे क्योंकि मेरा जो है सिलेबस ही कंप्लीट होते-होते एकदम मुझे कुछ भी पहले से आइडिया था नहीं। तो सिलेबस जब जब मैं डिटेल में कंप्लीट की उसको, तो मेरा एग्ज़ाम वाला जो दिन था वो पास आ गया था। तो मुझे टाइम लास्ट में टाइम मैनेजमेंट के लिए काम करना था, तो मैं वही पीवाईक्यू दिन-रात लगाती रहती थी। जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं पीवाईक्यू बस लगाती रहती थी। प्रैक्टिस सेट मैं एक भी नहीं की थी, ना ही मुझे प्रैक्टिस सेट पसंद है। प्रैक्टिस सेट जैसे ये है कि प्रैक्टिस सेट आप करिए, प्रैक्टिस करिए, लेकिन पीवाईक्यू का करिए। जो ये अलग-अलग कॉम्पिटिशन वाले प्रैक्टिस सेट निकालते हैं, वो उतना अच्छा नहीं होता, उससे क्वेश्चन भी बहुत कम फँसते हैं। मैं कभी-कभी किसी सब्जेक्ट का उठा के देख लेती हूँ, लेकिन वो फ़ायदेमंद नहीं होता, जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस है। पीवाईक्यू लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू लगाइए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाइए। अब सीडीपी के लिए हो गया, जो भी टॉपिक देखिए, टॉपिक वाइज़ ज़रूर क्लियर करिए, क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट वाला चीज़ है, थ्योरी वाला चीज़ है, वो मतलब कि पूरा होना, कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में क्या करना है, पीवाईक्यू लगाना है। इसके बाद आपका ये मैथ रहा। मैथ के लिए आपको कैलकुलेशन वाला भी मैथ, आपको पता है कि मैथ कैसे लगाना है, पीवाईक्यू क्यों लगाते रहिए बस। और इस पेडागॉजी के लिए क्वेश्चन यूट्यूब पे देख लीजिए। यूट्यूब की भी वीडियो का सहारा लेना है, क्योंकि आप अगर नए हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है, तो टीचर जो है वो जल्दी बता देंगे। आपके पास उतना टाइम नहीं है, आपको जस्ट 1 मंथ और 2 मंथ में ही तैयारी करनी है। तो जो टीचर हैं वो बना बनाया सब कुछ लेके आते हैं, उनसे आप एक ओवरव्यू जो होता है उसको ले लिया करिए। पीवाईक्यू किसके लिए, मैथ के लिए पीवाईक्यू जो कैलकुलेशन है मैथ में, आप देख लीजिए यहाँ पे। मैथ में जो कैलकुलेशन है, दो यहाँ के मैथ की बात कर रही हूँ, यहाँ पे जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसको क्या करना है, आपको पीवाईक्यू से लगाना है। प्लस पेडागॉजी वाला जो है, ठीक है, पेडागॉजी वाला जो पोर्शन है, इसको क्या करना है, इसको पीवाईक्यू तो लगाना, ये एक भी पीवाईक्यू नहीं छोड़ना है। प्लस जो यूट्यूब के टीचर हैं पेडागॉजी पढ़ाते हैं, वो आपको पढ़ना है। मैथ के लिए अगर बुक है तो बुक भी आप पढ़ सकते हैं। एनवायरनमेंट के लिए आपको पता ही है, एनसीईआरटी पढ़नी है। एनवायरनमेंट के लिए क्या है, एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। एनवायरनमेंट के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है, और एनसीईआरटी वही है। थर्ड टू अगर अगर जो है मतलब कि 3 से 5 के लिए, मतलब 3 to 5 के लिए कोई बोले तो ये गलत बात है। केवल 3rd to 5th तक का जो है एनसीईआरटी पढ़ना इनफ नहीं होगा। इसको आपको लगभग 3rd से लेके 7th 8th तक का एनसीईआरटी जो है इसको पढ़ना है। आप इसको मान के चलिए, क्योंकि ये जो 5th तक का है, कोई खास कंटेंट उसमें नहीं है, मैं पढ़ चुकी हूँ इसको। आप सभी के पढ़ाने के लिए मैं पढ़ी हूँ, अपने टाइम पे तो मैं पढ़ी नहीं थी, घटना चक्र ले ली थी। तो ये क्या है, इसमें कुछ खास कंटेंट नहीं है, लेकिन जो 6 7th है, एटलीस्ट 7th तक का एनसीईआरटी आप जरूर पढ़िए, ताकि कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। जैसे 5th तक का पढ़ेंगे, काम तो चल जाएगा, पास होने भर का हो जाएगा, लेकिन अगर अच्छा नंबर लाना है, और हो सकता है किसी सब्जेक्ट में आप डाउन हो जाएं, तो इसलिए हर सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करिए। अगर मान लीजिए आपका मैथ में कम नंबर आ जाता है, और आप एनवायरनमेंट भी अच्छे से तैयार नहीं किए, यहाँ भी कम आ जाता, तो फेल होने का चांसेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो वही काम नहीं करना है,
अगर मान लीजिए मैथ में आपका क्या है, कम नंबर है, तो आप अगर एनवायरनमेंट की तैयारी अच्छे से किए रहेंगे, अगर थर्ड टू फिफ्थ पढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन क्या करना है, छोड़ना नहीं है। ये सब सब्जेक्ट ऐसे होते हैं एनवायरनमेंट वगैरह, इनसे 100% नंबर हम गेन कर सकते हैं। तो 7th तक का एटलीस्ट आप पढ़िए ही। इसकी क्लासें भी मैं चला रही हूँ, एनसीईआरटी की एक एक मतलब लाइन, सब कुछ भी छोड़ी नहीं हूँ, लेकिन आप जो थ्योरी वाला क्लास है उसको जरूर देखा करिए। मैं देखती हूँ उसमें जो है बच्चे कम इंटरेस्टेड होते हैं, जबकि बेस तो वही बनाता है। जब बेस ही नहीं बनेगा तो क्वेश्चन करते करते आप क्या ही कर पाएंगे। फिर है इंग्लिश और संस्कृत के लिए, आपको पता ही है इंग्लिश में इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, 3 से 4 नंबर ग्रामर के आते हैं। कोई भी बेसिक बुक आपकी पतली सी हो घर में, उसको पढ़ लीजिए ग्रामर के लिए। साथ में जो 15 नंबर का पेडागोजी आता है, इसके लिए क्या करना है आपको, या तो कहीं प्लेलिस्ट पूरा ढूंढिए, यूट्यूब पे ही पूरा चैप्टर वाइज मिल जाए प्लेलिस्ट, या तो उसको कर लीजिए, या फिर क्या करिए, अगर बुक है तो वहां से कंप्लीट कर लीजिए। अगर बुक है, मान लीजिए कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो बुक और यूट्यूब का जो वीडियो है उसको दोनों को कंबाइन करके देखिए। फिर है यहाँ पे देखिए, इसके लिए भी वही करना है, पीवाईक्यू ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। बुक है तो उसको पढ़िए, यूट्यूब से टॉपिक वाइज क्लियर करिए। मैथ साइंस के लिए क्या करना है, इसमें जो मैथ है थोड़ा डीप में पूछा जाता है। पेपर 2 के लिए जो मैथ है वो थोड़ा डीप में पूछा जाता है। इसके लिए हमें लगभग 6 to 8 तक का क्या करना है, मैथ वाला जो एनसीईआरटी की बुक है मैथ की वो लगानी है। और एसएसटी के लिए भी वही है। और इसमें जो साइंस है, मैथ साइंस में साइंस है, उसके लिए भी 6 to 8 क्या करना है, साइंस की बुक पढ़नी है। लाइन टू लाइन पढ़िए, सारा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे, लाइन टू लाइन लेकिन पढ़िए, क्योंकि एक एक लाइन उसी में छोड़ देते हैं फिर वहीं से क्वेश्चन बन जाता है। हिंदी के लिए मैं बता चुकी हूँ, जो हिंदी के लिए यहाँ करना है वही हिंदी के लिए यहाँ करना है, और जो इंग्लिश के लिए यहाँ करना है, इंग्लिश संस्कृत के लिए वही इंग्लिश संस्कृत के लिए यहाँ करना है। जो भी आपका ऑप्शन में होगा, इंग्लिश होगा तो इंग्लिश, संस्कृत होगा तो संस्कृत। और साथ में मैं सबसे ज़्यादा जो वैल्यू दी हूँ वो दी हूँ पीवाईक्यू। इस बेस पे अगर इसको आप करते रहते हैं, 100% मान के चलिए कि आपके पास होने में 80% जो रोल है वो पीवाईक्यू लगाए देगा। क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था कि पीवाईक्यू के माध्यम से भी मैं टॉपिक को क्या करती थी, क्लियर करती थी। जैसे मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, वहाँ पे चॉम्स्की आ गए, तो मैं क्या करती थी, इनको अगर इनके बारे में मुझे नहीं पता होता था तो मैं इनको यूट्यूब पे सर्च करती थी, तुरंत वीडियो देखती थी। वीडियो देखने के बाद मैं तुरंत नोट करती थी, जो पॉइंट मुझे नहीं आता था, नए पॉइंट जो मुझे मिलते थे तुरंत मैं नोट करती थी। मैं ये नहीं चाहती थी कि फिर उस चॉम्स्की पे जाके मैं दोबारा किसी और का वीडियो देखूं। इसलिए मुझे क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होता है, आप इधर भी घूम रहे हैं, उधर भी वीडियो एक ही टॉपिक पे देखे जा रहे हैं, यहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी, तो क्या होगा, इससे आपका टाइम वेस्ट होता है। एक बार एक ही वीडियो देखिए, तुरंत नोट्स बनाइए, काम खत्म हो, उस टॉपिक पे दोबारा वीडियो ना देखना पड़े। ऐसा आप क्या करिए, मतलब कि आपको पता चल गया होगा क्या करना है, नोट्स करना है, बनाना है। और जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं उनसे यूट्यूब का सहारा लेना है, यूट्यूब से ही नोट्स बनाना है आपको। और बुक से पढ़ रहे हैं, मान लीजिए बुक मोटी होती है तो उससे भी कुछ पॉइंट अलग निकाल लिया करिए आप। साथ में पीवाईक्यू डेली लगाते रहना है। टाइम मैनेजमेंट का काम किससे करना है, पीवाईक्यू से ही करना है। प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा मत आप भागा करिए, ना ही बैसेस वगैरह में इतनी कोई अच्छी वो रहती है, क्वालिटी रहती है। साथ में देखिए, मतलब कि कहने का मतलब ओवरऑल मेरी ये है कि जो आपका खुद का मेहनत है, जब तक आप उसको नहीं करेंगे तब तक कोई टीचर कितना भी पढ़ा दे आपका नहीं निकलने वाला है। आप मान के चलिए, मैं केवल 1.5 से 2 महीने जो है पढ़ी थी, लेकिन बहुत मेहनत से, उस टाइम पे मैं बहुत मेहनत से 1.5 2 ही महीने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। वैसे ही आप ही करिए, आप पहले से पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं इससे नहीं मतलब है, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मेहनत करिए। 1.5 2 महीने जो भी आपका टाइम बचा, आप 100% पास होंगे, इस बात को लिख के ले लीजिए। 100% पास होने से कोई नहीं रोक सकता, जिस चीज़ को मैं बताई हूँ उसी चीज़ को। और आपको पता है होगा कि 2021 या 22 जो ऑनलाइन मोड वाला पेपर हुआ था, तभी से पेपर का पैटर्न भी हटा था, लेकिन इतना ज़्यादा मैं मेहनत करके गई थी कि पेपर पैटर्न हटने के बावजूद मुझे, जब मैं पेपर देखी, मुझे फॉर्मेट ही उसका चेंज लगा, क्योंकि कथन कारण वाले उससे पहले क्वेश्चन नहीं आते थे, तो मुझे सब कुछ उसमें चेंज लगा। कई दिन में पेपर हो रहा था, फिर इसके बावजूद मेरा जो है मतलब कि करते करते इसके बावजूद 128 नंबर में लेके आई। अगर इस स्ट्रेटजी से इतना नंबर आ सकता है तो क्या पास होने भर का नंबर 95 नंबर लाना मतलब कि क्या ही कठिन है, कुछ भी कठिन नहीं है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, वो भी स्टूडेंट सोचिए जो नेगेटिव मार्किंग के साथ अपना पेपर देते हैं कितना टफ होता होगा। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं, 95 नंबर 90 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सीटेट का एग्जाम बहुत टफ भी नहीं होता है। ओके, अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। और जो है यहाँ पे मैं क्लासेस के बारे में बता दूँ एक बार आपको,
क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जो कंफ्यूज होंगे। मान लीजिए सीडीपी की क्लासेस में जितने भी आपके सीटेट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब कुछ बता के मेरे ही चैनल पे, मतलब कि सारे जो टॉपिक वाइज सीडीपी हैं, साथ में प्रीवियस ईयर हैं, सब कुछ चल रहे हैं। साथ में मैथ पेडागोजी में जल्द ही शुरू करने वाली हूँ। एनवायरमेंट की क्लास भी क्लास 3 की एनवायरमेंट कंप्लीट करवा दी हूँ, जो न्यू एनसीईआरटी है इसका। और इंग्लिश नेक्स्ट मंथ में मैं स्टार्ट करूँगी नवंबर में। हिंदी पेडागोजी की क्लासेस चल रही हैं टॉपिक वाइज, और साथ में इसमें भी हिंदी पेडागोजी, साइंस की क्लासेस चल रही हैं, मैथ की क्लासेस नेक्स्ट मंथ। और सीडीपी जो है ये सीडीपी आपको पता है, दोनों सीडीपी एक ही होता है, बस लेवल का डिफरेंस होता है। इंग्लिश की क्लासेस नेक्स्ट मंथ में चलेंगी। यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे सीडीपी है, साइंस है, आपका एनवायरमेंट है, हिंदी है, इन सब की क्लासेस चल रही हैं। अगर आप चैनल पे बने रहते हैं तो पास होने भर का 100% आप इसी चैनल से तैयारी कर लेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।